जॉन जॉन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि यह शायद आखिरी बार हो सकता है। घोस्ट चुपचाप उसके बगल में चला गया। बाहर महल के दरवाजों से बर्फ घूम रही थी और यार्ड में शोर और अव्यवस्था थी, लेकिन मोटी पत्थर की दीवारों के अंदर अभी भी गर्मी और शांति थी। जॉन को पसंद करने के लिए बहुत शांत। वह सीढ़ियों पर पहुंचा और डरकर काफी देर तक खड़ा रहा। घोस्ट ने उसका हाथ चूमा। इससे उसे हिम्मत मिली। वह सीधा हुआ और कमरे में दाखिल हुआ। लेडी स्टॉक उसके बिस्तर के पास ही रहती थी। वह करीब 2 सप्ताह से दिन रात वहीं रहती थी। एक पल के लिए भी वह ब्रायन के पास से नहीं हटी। वह अपने लिए खाना मंगवाती थी, साथ ही चैम्बर पॉट भी, और सोने के लिए एक छोटा सख्त बिस्तर। हालांकि कहा जाता है कि वह शायद ही कभी सोती थी। वह उसे खुद खिलाती थी, शहद, पानी और जड़ी बूटियों का मिश्रण जो जीवन को बनाए रखता था। वह एक बार भी कमरे से बाहर नहीं गई, इसलिए जॉन दूर ही रहता था। लेकिन अब समय नहीं था। वह एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ा रहा, बोलने से डरता रहा, पास आने से डरता रहा। खिड़की खुली थी। नीचे एक भेड़िया चिल्लाया। घोस्ट ने सुना और अपना सिर उठाया। लेडी स्टॉक ने इधर उधर देखा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो उसे पहचान नहीं पाई। अंत में उसने पलकें झपकाईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अजीब तरह से सपाट और भावहीन आवाज में पूछा। मैं ब्रायन से मिलने आया हूँ, जॉन ने कहा। अलविदा कहने आया हूँ। उसका चेहरा नहीं बदला। उसके लंबे भूरे बाल फीके और उलझे हुए थे। वह ऐसी लग रही थी मानो 20 साल की हो गई हो। तुमने कह दिया, अब जाओ। उसका एक हिस्सा तो बस भाग जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह ब्रायन को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह घबराया हुआ कदम कमरे में ले गया। कृपया, उसने कहा। उसकी आंखों में कुछ ठंडापन सा हिल गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ, उसने कहा। हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। एक बार तो ऐसा करने से वह भाग जाता। एक बार तो ऐसा करने से वह रो भी सकता था। अब तो यह उसे और भी गुस्सा दिलाता है। वह जल्द ही नाइट वॉच का शपथधारी भाई बन जाएगा और कैटलिन टुलिस्टॉक से भी ज्यादा खतरनाक खतरों का सामना करेगा। वह मेरा भाई है, उसने कहा। क्या मैं गार्ड को बुलाऊं? उन्हें बुलाओ, जॉन ने विद्रोही स्वर में कहा। तुम मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। वो कमरे में घुसा, बिस्तर को उनके बीच में रखते हुए, और नीचे ब्रायन की ओर देखा, जहां वह लेटा हुआ था। वह उसका एक हाथ पकड़े हुए थी। ये पंजे जैसा लग रहा था। ये वह ब्रायन नहीं था जिसे वह याद करता था। उसका पूरा मांस निकल चुका था। उसकी त्वचा हड्डियों पर छड़ियों की तरह कसी हुई थी। कंबल के नीचे उसके पैर इस तरह मुड़े हुए थे कि जॉन बीमार हो गया। उसकी आंखें काले गड्ढों में धंसी हुई थीं, खुली हुई थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गिरने से वह किसी तरह सिकुड़ गया था। वह आधा पत्ता लग रहा था, मानो पहली तेज हवा उसे उसकी कब्र में ले जाएगी। फिर भी उन टूटी पसलियों के कमजोर पिंजरे के नीचे उसकी छाती प्रत्येक उथली सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। ब्रायन, उसने कहा, मुझे खेद है कि मैं पहले नहीं आया। मैं डर गया था। वह अपने गालों पर आंसू बहते हुए महसूस कर सकता था। जॉन को अब कोई परवाह नहीं थी। मत मरो, ब्रायन, कृपया, हम सब तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। मैं और रॉब और लड़कियां, सभी। लेडी स्टॉक देख रही थी। उसने कोई आवाज नहीं उठाई थी। जॉन ने इसे स्वीकृति के तौर पर लिया। खिड़की के बाहर डायरवुल्फ ने फिर से दहाड़ लगाई। वह भेड़िया जिसका नाम लेने का ब्रायन को समय नहीं मिला था। मुझे अब जाना होगा, जॉन ने कहा। अंकल बेंजेन इंतजार कर रहे हैं। मुझे उत्तर की ओर दीवार पर जाना है। हमें आज ही निकलना है, बर्फबारी शुरू होने से पहले। उसे याद आया कि ब्रायन यात्रा की संभावना को लेकर कितना उत्साहित था। उसे छोड़कर जाने का ख्याल उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। जॉन ने अपने आंसू पोंछे, झुककर अपने भाई के होठों पर हल्के से चूमा। मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ यहीं रहे, लेडी स्टॉक ने धीरे से कहा। जॉन उसे सावधानी से देख रहा था। वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वह उससे बात कर रही थी, लेकिन उसके एक हिस्से के लिए
ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरे में था ही नहीं। मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, उसने उदास होकर कहा। वह मेरा खास लड़का था। मैं सेप्ट में गई और भगवान के साथ चेहरों से 7 बार प्रार्थना की कि नेड अपना मन बदल ले और उसे यहाँ मेरे पास छोड़ दे। कभी कभी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वह एक अजीब सी खामोशी के बाद किसी तरह बोला। उसकी आंखें उसे ढूंढ रही थीं। वे जहर से भरी हुई थीं। मुझे तुम्हारी किसी माफी की जरूरत नहीं है, कमीने। जॉन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। वह ब्रायन के एक हाथ को सहला रही थी। उसने दूसरा हाथ लिया, उसे दबाया। उंगलियां पक्षियों की हड्डियों जैसी थीं। अलविदा, उसने कहा। वह दरवाजे पर था जब उसने उसे पुकारा। जॉन, उसने कहा। उसे चलते रहना चाहिए था, लेकिन उसने पहले कभी उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था। उसने मुड़कर देखा तो वह उसके चेहरे को देख रही थी, जैसे कि वह उसे पहली बार देख रही हो। हाँ, उसने कहा, ये तुम्हें होना चाहिए था, उसने उससे कहा। फिर वह ब्रायन की ओर मुड़ी और रोने लगी, उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। जॉन ने उसे पहले कभी रोते नहीं देखा था। यार्ड तक जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ा। बाहर हर जगह शोर और अफरा तफरी मची हुई थी। गाड़ियां भरी जा रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे, घोड़ों को जोता जा रहा था और काठी लगाई जा रही थी और अस्तबल से बाहर निकाला जा रहा था। हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी और हर कोई वहां से निकलने के लिए मचल रहा था। रॉब बीच में था और सबसे अच्छे लोगों के साथ आदेश चिल्ला रहा था। वह हाल ही में बड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि ब्रायन के गिरने और उसकी मां के पतन ने उसे किसी तरह मजबूत बना दिया हो। ग्रे विंड उसके साथ था। अंकल बेंजेन तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उसने जॉन से कहा। वो 1 घंटे पहले ही चले जाना चाहते थे। मुझे पता है, जॉन ने कहा। जल्द ही। उसने चारों ओर शोर और भ्रम की स्थिति को देखा। छोड़ना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मेरे लिए भी, रॉब ने कहा। उसके बालों में बर्फ थी, जो उसके शरीर की गर्मी से पिघल रही थी। क्या तुमने उसे देखा? जॉन ने सिर हिलाया, उसे बोलने का भरोसा नहीं था। वह मरने वाला नहीं है, रॉब ने कहा। मुझे ये पता है। तुम स्टार्क्स को मारना मुश्किल है, जॉन ने सहमति जताई। उसकी आवाज नीरस और थकी हुई थी। इस यात्रा ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। रॉब को पता था कि कुछ गड़बड़ है। मेरी माँ, वह बहुत दयालु थी, जॉन ने उससे कहा। रॉब राहत महसूस कर रहा था। अच्छा, वह मुस्कुराया। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा, तो तुम पूरी तरह काले रंग के कपड़े पहने हुए होगे। जॉन ने खुद को मजबूरन मुस्कुराने के लिए कहा। ये हमेशा से मेरा रंग था। आपको क्या लगता है ये कब तक रहेगा? जल्द ही, रॉब ने वादा किया। उसने जॉन को अपनी ओर खींचा और उसे जोर से गले लगा लिया। अलविदा, स्नो, जॉन ने उसे गले लगाया और कहा, और तुम, स्टॉक। ब्रायन का ख्याल रखना। मैं करूंगा। वे अलग हो गए और एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगे। रॉब ने अंततः कहा, अंकल बेंजेन ने कहा था कि यदि मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें अस्तबल में भेज दूंगा। मुझे एक और विदाई देनी है, जॉन ने उससे कहा। तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, रॉब ने जवाब दिया। जॉन ने उसे बर्फ में वहीं खड़ा छोड़ दिया, जो गाड़ियों, भेड़ियों और घोड़ों से घिरा हुआ था। शस्त्रागार तक पैदल चलकर थोड़ी ही दूरी पर था। उसने अपना पैकेज उठाया और ढके हुए पुल से होते हुए कीप तक पहुंच गया। आर्या अपने कमरे में थी, एक पॉलिश की हुई लोहे की लकड़ी की पेटी पैक कर रही थी जो उससे बड़ी थी। निमेरिया मदद कर रही थी। आर्या को बस इशारा करना था और भेड़िया कमरे में दौड़ता हुआ आता, अपने जबड़े में रेशम का कुछ टुकड़ा पकड़ता और उसे वापस ले आता। लेकिन जब उसे भूत की गंध आई, तो वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन पर चिल्लाने लगी। आर्या ने पीछे देखा, जॉन को देखा और अपने पैरों पर कूद पड़ी। उसने अपनी पतली बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कस दीं। मुझे डर था कि तुम चले गए हो, उसने कहा, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वे नहीं करेंगे। मुझे अलविदा कहने के लिए बाहर जाने दो। अब तुमने क्या किया? जॉन आश्चर्यचकित हुआ। आर्या ने खुद को उससे अलग किया और मुंह बनाया। कुछ नहीं,
मैंने सब कुछ पैक कर लिया था और सब कुछ। उसने विशाल संदूक की ओर इशारा किया, जो 1/3 से ज्यादा भरा नहीं था, और उन कपड़ों की ओर जो पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। सेप्टा, मोर्गन कहती है कि मुझे ये सब फिर से करना होगा। मेरी चीजें ठीक से तय नहीं की गई थीं, वह कहती है। एक अच्छी दक्षिणी महिला अपने कपड़ों को पुराने चिथड़ों की तरह अपनी संदूक के अंदर नहीं फेंकती, वह कहती है। क्या तुमने यही किया, छोटी बहन? खैर, वे वैसे भी गड़बड़ हो ही जाएंगे, उसने कहा। कौन परवाह करता है कि वे कैसे मोड़े गए हैं? सेप्टा मोर्डन, जॉन ने उससे कहा। मुझे नहीं लगता कि वह निमिरिया की मदद भी चाहेगी। मादा भेड़िया ने अपनी गहरी सुनहरी आंखों से उसे चुपचाप देखा। ये ठीक ही है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो, और इसे बहुत सावधानी से पैक करना होगा। उसका चेहरा चमक उठा। कोई उपहार? आप इसे ऐसा कह सकते हैं। दरवाज़ा बंद करें। सतर्क लेकिन उत्साहित आर्या ने हॉल की जांच की। निमिरिया, यहाँ। गार्ड। उसने भेड़िए को बाहर छोड़ दिया ताकि वह घुसपैठियों को चेतावनी दे सके और दरवाज़ा बंद कर दिया। तब तक जॉन ने उस कपड़े को निकाल लिया था जिसमें उसने उसे लपेटा था। उसने उसे उसके सामने बढ़ा दिया। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी तरह काली आंखें। तलवार, उसने एक छोटी, दबी हुई सांस में कहा। म्यान नर्म भूरे चमड़े का था, पाप की तरह लचीला। जॉन ने ब्लेड को धीरे से बाहर निकाला ताकि वह स्टील की गहरी नीली चमक देख सके। यह कोई खिलौना नहीं है, उसने उससे कहा। ध्यान रहे कि तुम खुद को न काट लो। किनारे इतने तीखे हैं कि उनसे दाढ़ी बनाई जा सकती है। आर्या ने कहा, लड़कियां दाढ़ी नहीं बनाती। शायद उन्हें ऐसा करना चाहिए। क्या आपने कभी सेप्टा के पैर देखे हैं? वो उस पर हंसी। ये बहुत पतला है। तुम भी ऐसा ही कर रही हो, जॉन ने उससे कहा। मैंने मिकेन से इसे खास बनाने को कहा। ब्रेवोस, पेंटोस और माया और दूसरे फ्री सिटीज में इसी तरह की तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी आदमी का सिर नहीं काटेगी, लेकिन अगर तुम काफी तेज हो तो ये उसे छेदों से भर सकती है। आर्या ने कहा, मैं तेज हो सकता हूँ। तुम्हें हर दिन इस पर काम करना होगा। उसने तलवार उसके हाथ में दी, उसे दिखाया कि उसे कैसे पकड़ना है, और पीछे हट गया। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें संतुलन पसंद है? मुझे ऐसा लगता है, आर्या ने कहा। पहला सबक, जॉन ने कहा। उन्हें नुकीले सिरे से चिपकाओ। आर्या ने अपनी ब्लेड के सपाट हिस्से से उसके हाथ पर जोरदार वार किया। वार से जॉन को चोट तो लगी, लेकिन जॉन ने पाया कि वह एक बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा है। मुझे पता है कि किस सिरे का इस्तेमाल करना है, आर्या ने कहा। उसके चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। सेप्टा मोर्गन इसे मुझसे छीन लेगा। नहीं, यदि उसे पता नहीं है कि आपके पास ये बीमारी है, जॉन ने कहा। मैं किसके साथ अभ्यास करूंगा? तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, जॉन ने उससे वादा किया। किंग्स लैंडिंग एक सच्चा शहर है, विंटरफेल से 1000 गुना बड़ा। जब तक तुम्हें कोई साथी न मिल जाए, तब तक देखो कि वे यार्ड में कैसे लड़ते हैं। दौड़ो और सवारी करो, खुद को मजबूत बनाओ। और जो भी करो। आर्या को पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने एक साथ यह बात कही। उद्धरण चिन्ह ... मत बताओ संसा को। जॉन ने उसके बाल बिगाड़ दिए। मुझे तुम्हारी याद आएगी, छोटी बहन। अचानक उसे लगा कि वह रोने वाली है। काश तुम हमारे साथ आते। कभी कभी अलग अलग रास्ते एक ही महल तक ले जाते हैं। कौन जानता है, अब उसे बेहतर महसूस हो रहा था। वह खुद को दुखी नहीं होने देना चाहता था। मुझे जाना चाहिए। अगर मैं अंकल बेन को और इंतजार करवाता रहा तो मैं अपना पहला साल दीवार पर चैम्बर पॉट खाली करने में बिताऊंगा। आर्या आखिरी बार गले लगाने के लिए उसके पास दौड़ी। पहले तलवार नीचे रखो, जॉन ने हंसते हुए उसे चेतावनी दी। उसने लगभग शर्मीलेपन से तलवार को एक तरफ रख दिया और उसे चूमने लगी। जब वह दरवाजे की ओर मुड़ा, तो वह उसे फिर से पकड़े हुए थी, संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं लगभग भूल ही गया था, उसने उससे कहा। सभी बेहतरीन तलवारों के नाम होते हैं। बर्फ की तरह, उसने कहा। उसने अपने हाथ में ब्लेड को देखा। क्या इसका कोई नाम है? ओह,
मुझे बताओ, क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते? जॉन ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज। आर्या पहले तो हैरान दिखी, फिर उसे समझ में आया वो इतनी जल्दी क्या कर रही थी। उन्होंने एक साथ कहा, सुई। उसकी हंसी की याद ने उत्तर की ओर लंबी यात्रा में उसे गर्मजोशी प्रदान की।